नमस्कार दोस्तों, गरिमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास को और प्राचीन इतिहास के अध्ययन के क्रम में हम लोगों ने अध्याय 13 के भाग 6 तक के वीडियो को देख चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था मध्य एशिया से भारत का संपर्क के बारे में। उसी में हम लोगों को पढ़ना था सबसे पहले हिंद यूनानियों के बारे में। इस वीडियो में फ्रेंड्स आप सभी को अच्छे तरीके से पता चलेगा कि ये हिंद यूनानी कौन थे। हिंद यूनानियों में फ्रेंड्स भारत में दो प्रमुख शासक हुए हैं। पहले शासक का नाम है डिमेट्रियस और दूसरे शासक का नाम है मिनांडर या मिलिंद। किसी किसी बुक में आपको मिनांडर देखने को मिलेगा, कहीं पर मिलिंद भी देखने को मिलेगा। यह एक ही शासक के दो नाम हैं, ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज़ें आप सब ध्यान रखिएगा। भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी जो था फ्रेंड्स वह डिमेट्रियस था, यह भी आप ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको प्राचीन इतिहास समझ में नहीं आता है तो आप लोग प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। प्राचीन इतिहास वाले यानी एंसेंट हिस्ट्री वाले मैंने शुरू से इतिहास पढ़ाया हुआ है, आप लोग जा करके चेक कीजिए, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में सारी चीज़ें आएंगी। एक और बात, अगर प्लेलिस्ट नहीं मिलता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। आइए अब आगे की चीज़ों को देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिखा है, आप लोग सबसे पहले ऊपर की तरफ देख सकते हैं कि हिंद यवन, जिसे अंग्रेजी में इंडो ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है, उनका भारत पर आक्रमण होता है, उसी के बारे में जानने वाले हैं। यानी हिंद यवन का कहने का मतलब फ्रेंड्स यूनानी। यूनानी आप सभी को पता हो, सिकंदर यूनानी था और वही जो भारत पर आक्रमण किया था, भारत को विश्व विजेता बनने का सपना लेकर भारत की ओर आया था, आप सभी को पता है। लेकिन वो भारत पर आक्रमण नहीं कर पाया। लेकिन उसके उत्तराधिकारी जो हुए, जो बाद में आगे चल करके वही जो यवन बच गए थे, उसी का जो उत्तराधिकारी था सेल्यूकस निकेटर, जो उसका सेनापति था, उसके बाद के भी शासक जो हुए आगे चल करके भारत पर आक्रमण करने में सफल हो जाते हैं। तो दो आक्रमण मिलता है, जैसा कि मैंने बताया, डिमेट्रियस का और मिलिंद यानी मिनांडर का। तीन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। आइए विषय सूची को देख लेते हैं सबसे पहले कि हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला पॉइंट है फ्रेंड्स कि हिंद यूनानियों के आक्रमण से पहले भारत की स्थिति कैसी थी, इसके बारे में जानेंगे। कहने का मतलब यह है कि हिंद यूनानी जब भारत पर आक्रमण नहीं किए थे तो भारत किस तरीके से दिखता था, उसका स्थिति कैसा था, इसी बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद जानेंगे कि हिंद यूनानी के इतिहास जानने के कौन कौन से साधन हैं, कौन कौन से स्रोत मौजूद हैं, जिसकी सहायता से हिंद यूनानियों के बारे में हम लोगों को जानने को मिलता है। उसके बाद हिंद यवनों का इतिहास, वो प्रमुख शासक, यानी हिंद यवनों का क्या इतिहास रहा है और उनके प्रमुख शासक कौन कौन से रहे हैं, इस बारे में हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। और अंत में हम लोग देखेंगे भारत पर हिंद यवनों के आधिपत्य का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जब हिंद यूनानी भारत पर आक्रमण करते हैं तो भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, आप सभी को पता होनी चाहिए। यहाँ के कला पर प्रभाव पड़ता है, यहाँ के ज्योतिष विद्या जो होती है उस पर प्रभाव पड़ता है, यहाँ के सिक्कों जो मुद्राएं यानी सिक्के जो ढाले जाते थे उससे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं यहाँ के शासकों को। और मजबूत जो क्या बोलते हैं सांचा होता है सिक्कों को ढालने वाला, वो भारतीय शासक सीखते हैं। बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं, लेकिन बहुत सारे चीज़ वो भी सीखते हैं भारत से हिंद यूनानी भी बहुत चीज़ें, जैसे धार्मिक चीज़ों को सीखते हैं। आप सभी को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए अब आगे एक एक करके हम लोग बात करते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इस मैप को भी जरा ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। आइए कुछ चीज़ों को मैं क्लियर करता हूँ। फ्रेंड्स, हिंद यवनों के आक्रमण से पहले भारत की क्या स्थिति थी, इसके बारे में जान लीजिए। फ्रेंड्स, यह है बैक्ट्रिया। अब आप बोलिए बैक्ट्रिया कहाँ पर पड़ता है, तो बैक्ट्रिया जो है फ्रेंड्स आज का उत्तरी अफगानिस्तान, वो वर्तमान तजाकिस्तान का जो क्षेत्र है फ्रेंड्स, वहीं पर बैक्ट्रिया पड़ता था। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब आइए यहाँ पर एक कहानी मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, कहानी को जब आप लोग सुन लीजिएगा तो आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें समझ में आने लगेगा। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स, यह है फ्रेंड्स मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर है। ध्यान रखिएगा, जो पीला कलर में जो दिख रहा है फ्रेंड्स, यह चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर है। आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि जब सिकंदर चला था भारत पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन ब्यास नदी के तट तक आ गया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को खदेड़ करके पीछे तक ढकेल दिया था। ये चीजें आप सभी को पता होगा। और क्या हुआ था कि सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी जो था फ्रेंड्स, सेल्यूकस निकेटर नाम था उसका, मैं आगे भी बताऊंगा सेल्यूकस निकेटर के बारे में। सेल्यूकस निकेटर जो था फ्रेंड्स, उसको यह चंद्रगुप्त मौर्य पराजित किया। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर क्या करता है, अपनी पुत्री हेलेना का विवाह जो है सेल्यूकस निकेटर से कर देता है
और बहुत सारे क्षेत्र को दहेज स्वरूप दे देता है। दहेज में कौन कौन सा चीज मिलता है? तो काबुल, कंधार, इसके अलावा फ्रेंड्स हेरात, मकरान। मकरान कहाँ पर पड़ता है? तो आज का जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है, पाकिस्तान में पड़ता है बलूचिस्तान, तो उस इलाका में मकरान पड़ता है। ये सारे इलाका जो है चंद्रगुप्त मौर्य को मिल जाता है। तो इस तरीके से इसका फैलाव पश्चिमोत्तर भारत तक हो जाता है। यह जो इलाका है ये किससे मिलता है? तो सेल्यूकस निकेटर से ही है, जीत करके उसे मिलता है। सेल्यूकस निकेटर जो जिस क्षेत्र में था या उसके उत्तराधिकारी जो शासन कर रहे थे फ्रेंड्स, वही बैक्ट्रिया कहलाता है। और बैक्ट्रिया जो कहलाता था फ्रेंड्स, वह उत्तरी अफगानिस्तान व वर्तमान ताजिकिस्तान का क्षेत्र कहलाता था। तो ये चीजें आप सभी को चीजें पता हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आइए कुछ चीजों को और समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, भारत की स्थिति कैसी थी उनके आक्रमण के समय, तो ये जान लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य जब था उस समय तो भारत की स्थिति काफी मजबूत थी, यहाँ तक शासन था, कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। ऊपर में बैक्ट्रिया यहाँ पर शासक कर रहे थे, यानी जो भी सेल्यूकस के उत्तराधिकारी थे वो शासन कर रहे थे। और जो भी भारतीय नरेश थे, भारत के जो भी शासक थे इस एरिया के, वो भी अच्छे तरीके, सेंटर में तो सम्राट तो था चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन इस एरिया के जो शासक हुए थे फ्रेंड्स, भारतीय शासक, उनके बीच और सेल्यूकस के उत्तराधिकारियों के बीच अच्छे मैत्री संबंध थे। मैत्री मतलब मित्रतापूर्वक संबंध थे, मित्रतापूर्ण संबंध थे, तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य जो है पतन होने लगता है। और पतन के परिणाम यह होता है कि यहाँ के जो शासक थे फ्रेंड्स अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं। इस एरिया वाले कहाँ पर? तो बैक्ट्रिया के जो शासक थे अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि मैं अब इनके मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं रखूंगा, और जो भी जानिए कमजोर को कोई भी दबाता है। तो इस इलाके के जो भी शासक थे वे कमजोर थे, निर्बल थे, तो उसकी स्थिति को फायदा उठाकर बहुत सारे बैक्ट्रिया के हिंद यूनानी जो शासक थे फ्रेंड्स, वे धीरे धीरे भारत में आने लगते हैं, मथुरा तक आ जाते हैं। आप सभी को ये चीज़ें मैं आगे बताऊंगा। तो भारत में घुस जाते हैं और ये भारत के ही रह जाते हैं। यहाँ पर जब घुस करके अंदर आते हैं तो यहीं पर शासन करने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बाहर से आए थे लेकिन भारत में आए। आप सभी को पता होगा कि भारत का इतिहास ही है कि बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं। जैसे मध्यकाल में पढ़िएगा तो मुगल भी बाहर से आए थे। इसके अलावा सल्तनत काल जब पढ़िएगा, दिल्ली काल, खिलजी वंश, ये सारे लोग बाहर से ही आए थे, बाहरी आक्रमण ही हुआ था। तो ये चीज़ आप सभी को पता होगा। तो ये सारी चीज कहानी तो आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ों को लिखा है कि मौर्यों के पतन के बाद यवनों का भारत पर आक्रमण, तो ये चीज़ें आप सभी को पता होगा। चलिए अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हिंद यूनानियों के इतिहास जानने के कौन कौन से साधन हैं इसके बारे में अब जरा जान लेते हैं, तो अच्छे तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, हिंद यूनानी या हिंद इंडो ग्रीक जिनको बोलते हैं, या हिंद यवन उसी को बोलते हैं। भारतीय ग्रंथों में छीट-फूट उल्लेख देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। भारतीय ग्रंथ जो है ना, उसमें कहीं कहीं पर देखने को मिलता है इनके बारे में जानकारी। यवन शासकों के लेख एवं बहुसंख्यक मुद्रा में इनकी जानकारी काफी मिलती है। फ्रेंड्स, यही वैसे शासक हैं जिनके सिक्के के बारे में बताया जा सकता है, पहचाना जा सकता है कि ये कौन कौन से शासक के सिक्के हैं। ये इनके जो सिक्के की ढलाई की कला थी जो फ्रेंड्स, वो काफ़ी उत्कृष्ट थी और उत्तम थी। आगे भी मैं इनके बारे में अच्छे तरीके से मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखिए, यवन शासकों के लेख, इनके लेख फ्रेंड्स एक मिले हैं फतेहपुर में, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जगह है फ्रेंड्स, वहाँ पर एक लेख मिले हैं। उस लेख में इतिहासकार कुछ बताते हैं कि मिनांडर के लेख हैं वे, और बताते हैं उसके साम्राज्य के बारे में। वह तो लेख का राजा का जो नाम है वो उस लेख से मिट चुका है, लेकिन बाकी की चीज़ें जो है वह स्थिर है। तो इतिहासकार बताते हैं कि वो उसी के लेख हैं। बहुसंख्यक मुद्रा भी मिले हैं फ्रेंड्स, बहुत संख्या में मुद्रा मिले हैं। सोने के मुद्रा जारी किए हैं, चांदी के मुद्रे जारी किए हैं, बहुत सारे मुद्राएं ये लोग जारी किए हैं। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सोना का सिक्का आप लोग देख सकते हैं, मिनांडर के हैं। आइए अब आगे बात करते हैं नागसेन। नागसेन के मिलिंद पानों से भी बहुत सारी जानकारी मिलती है हिंद यवनों के बारे में। अब आप लोग बोलिएगा नागसेन कौन है? तो नागसेन फ्रेंड एक बौद्ध भिक्षु हैं, काफी विद्वान बौद्ध भिक्षु हैं। और मिलिंद पानो कौन है? तो मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद का मतलब मिलिंद पानो, पानो मतलब प्रश्न और मिलिंद का मतलब मिनांडर, यानी मिलिंद के प्रश्न एक किताब का नाम है फ्रेंड्स, यानी मिलिंद के प्रश्न। तो ये किताब किनके द्वारा लिखा गया है? तो नागसेन के द्वारा।
एक पुस्तक के रूप में संग्रहित किया गया है। तो उस पुस्तक में क्या बताया गया है, तो फ्रेंड्स मीनांडर के बारे में बताया गया है। मीनांडर को फ्रेंड्स दार्शनिक चीज़ों को चिंतन बहुत ज़्यादा करता था। उसको मृत्यु के बारे में सोचता था, अध्यात्म के बारे में सोचता था, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत सोचता था। और उसके अंदर बहुत सारे प्रश्न उठते रहते थे। इन सारे प्रश्नों का जवाब एक बौद्ध भिक्षु से मिले नागसेन, उन नागसेन ने उसके सारे प्रश्नों का जवाब दिया और बाद में वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया, बौद्ध धर्म को अपना लिया, या मिलिंद या मीनांडर। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। वही जितने प्रश्न यह पूछा था फ्रेंड्स और जिसके जवाब नागसेन ने दिया था, उसी को एक पुस्तक के रूप में संग्रहित किया गया है। उसी का नाम मिलिंद पानहो है। यह ध्यान में रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा चीज़ें। आइए अगले पॉइंट को देख लेते हैं। क्षेमेंद्र का भी एक पुस्तक है अवदान कल्पलता। इससे भी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को हिंद यूनानियों के बारे में जानने को मिलता है। इसके अलावा एक क्लासिकल लेखक हैं, कुछ पौराणिक जो लेखक हैं, जिसमें कि पोलिबियस, एस्ट्रेबो, जस्टिन, प्लूटार्क, इनके विवरण में भी हिंद यूनानियों के बारे में जिक्र किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको जरा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो चीज़ें अब बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप जान गए, समझ गए, तो बाकी की चीज़ें आप लोग ये वीडियो, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को समझ गए, तो आपको समझ लीजिए कि पूरा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी आप लोग कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। हिंद यवनों का इतिहास व प्रमुख शासक। सबसे पहले इतिहास के बारे में देख लेते हैं। सेल्यूकस का साम्राज्य कैसे था और उसके कौन कौन से उत्तराधिकारी हुए और कहाँ कहाँ पर शासन किए, इन सारी चीज़ों के बारे में जान जाएंगे तो ये वीडियो हमारा समाप्त हो जाएगा। समझ गए आप लोग। फ्रेंड्स, सेल्यूकस निकेटर जो था फ्रेंड्स, इसका साम्राज्य था। यह कौन था, तो सिकंदर का सेनापति था। इसका साम्राज्य में दो राज्य थे, एक तो था पर्थिया और दूसरा था बैक्ट्रिया। ध्यान रखिएगा। पर्थिया जो है फ्रेंड्स आज का उत्तर पूर्वी ईरान है। मैप में आप लोग जरूर देखिएगा, एक बार जरूर निहार लीजिएगा, मैप को सामने में रख लीजिए, उसके बाद इतिहास को देखिए। और बैक्ट्रिया जो है फ्रेंड्स उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान, आज का उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान जो है फ्रेंड्स, उसको बैक्ट्रिया के नाम से जाना जाता है। तो ये दो प्रांत थे फ्रेंड्स, उसी पर सेल्यूकस राज किया करता था। सेल्यूकस का साम्राज्य था, उसके साम्राज्य में दो राज्य थे, दो प्रांत थे। सेल्यूकस का एक उत्तराधिकारी होता है फ्रेंड्स अंतियोकस प्रथम, उसके वह भी राज करता है दोनों प्रांतों पर, यानी उसका भी साम्राज्य जिस तरीके से सेल्यूकस का साम्राज्य था उसी तरीके से एंटियोकस प्रथम का भी साम्राज्य था। यह भी काफी शक्तिशाली राजा था। इसके भी साम्राज्य में दो प्रांत थे, पर्थिया और बैक्ट्रिया। यह उत्तराधिकारी था सेल्यूकस का, लेकिन इसका उत्तराधिकारी फ्रेंड्स होता है एंटियोकस द्वितीय। यह कमजोर शासक होता है, यह मजबूत शासक नहीं होता है। और इसी की कमजोरी का फायदा उठाकर बैक्ट्रिया में और पार्थिया में वहां के दो शासक फ्रेंड्स क्या होते हैं कि विद्रोह कर देते हैं, और विद्रोह करके वहां पर खड़ा हो जाते हैं और अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके वहां का राजा बन जाते हैं। पार्थिया में जो स्वतंत्र घोषित किया उसका नाम अर्सेक्स था, तथा बैक्ट्रिया में जो शासक घोषित किया अपने आप को स्वतंत्र, उसका नाम डायोडोटस था। डायोडोटस की मृत्यु हो जाती है फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं जो भी चीजें बताऊंगा उसे जरा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, डायोडोटस की जो मृत्यु हो जाती है फ्रेंड्स, तो उसके बाद उसके अभ्यस्त पुत्र की हत्या कर देता है यूथिडेमस नाम का एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, अपने आप को शासक बनाना चाहता था यूथिडेमस। वह उसके डायोडोटस के पुत्र की अभ्यस्त पुत्र था, ज्यादा व्यस्क नहीं हुआ था, उसी की हत्या कर देता है और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। कहाँ पर, बैक्ट्रिया में। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आया होगा, और आगे की चीज यहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा। नोट में मैंने लिखा हुआ है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। यूथिडेमस जो था फ्रेंड्स, अब यूथिडेमस का पुत्र था डिमेट्रियस। यह डिमेट्रियस क्या था, यह भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी था। यही हिंद यूनानी भारत में पहली बार आक्रमण किया था। इसका साम्राज्य मथुरा तक फैला हुआ था। ध्यान में, सियालकोट तक इसकी राजधानी थी। पंजाब में सियालकोट, जो साकल के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा, साकल या सियालकोट, ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। और यह डिमेट्रियस का फ्रेंड्स एक भाई था मीनांडर। यही मीनांडर के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सारे सिक्के, सबसे ज्यादा सिक्के मीनांडर ही जारी किया था, ध्यान रखिएगा। सोने के सिक्के जारी किए थे ये लोगों ने, चांदी के सिक्के जारी किए थे, बहुत सारे सिक्के जारी किए थे। अब आइए कुछ प्रमुख तथ्य व यौन आधिपत्य का प्रभाव क्या भारत पर पड़ता है उसके बारे में जान लेते हैं, हमारा वीडियो यह समाप्त हो जाएगा। प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं, उसके अलावा यौन आधिपत्य का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में जान जाएंगे, हमारा वीडियो समाप्त हो जाएगा। आइए अब एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी डिमेट्रियस प्रथम था। इसे डिमेट्रियस के नाम से भी आप लोग जानते होइएगा।
डिमेट्रियस ने सिंध, अफगानिस्तान व पंजाब के विशाल क्षेत्र पर कब्जा किया। आप लोग मैप ले करके जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। मैप में अगर आप लोग नहीं देख पाते हैं तो आप लोग को ये सारी चीज़ें बस या रट्टा मारना पड़ेगा। आप लोग जब मैप में देखते चलिएगा तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो आप भूलिएगा नहीं, यह तो होगा आपको फायदा। तो डिमेट्रियस ने सिंध पर, सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, आप सभी को पता है। अफगानिस्तान व पंजाब, पंजाब अभी भारत में भी पड़ता है कुछ हिस्सा पाकिस्तान में पड़ता है, उस पर कब्जा किया था। डिमेट्रियस का उत्तराधिकारी मिनांडर, जिसका शासनकाल था फ्रेंड्स 165 ईसा पूर्व से लेकर 145 ईसा पूर्व, यह महान शासक था। सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के हिंद यवनों ही जारी किए थे। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछे गए हैं फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? हिंद यवनों ने। लेकिन सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो गुप्त शासकों ने सर्वाधिक। लेकिन सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? तो सोने के सिक्के तो हिंद यवनों ने। लेकिन सर्वप्रथम सोने के लिखित सिक्के किसने जारी किए थे? तो कुषाण शासकों ने। इसे हम लोग आगे बात करेंगे। हिंद यवनों ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनान की कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। यही है फ्रेंड्स, इस पिक्चर को देख लीजिए, इसी में आपको हेलेनिस्टिक आर्ट देखने को मिलेगा, जिसे गांधार कला के नाम से भी जाना जाता है। आइए अब अंतिम पॉइंट को देख लेते हैं। हिंद यवन शासकों ने ही सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर लेख उत्कीर्ण करवाया था। उसके पहले जो भी सिक्के जारी होते थे फ्रेंड्स भारत में, उस पर चिन्ह राजाओं के क्या होते थे? राजाओं के और देवताओं के नाम तथा तिथियां तो उल्लिखित मिलती थी, लेकिन बाद में मिलेगी। लेकिन उससे पहले कुछ प्रतीक चिन्ह देखने को मिलते थे, लिखावट देखने को नहीं मिलता था। लेकिन सबसे पहले हिंदी शासकों ने सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर लेख को उत्कीर्ण करवाया, यानी लेखन कला को सबसे पहले किस पर? सिक्कों पर प्रदर्शित करने का काम हिंद शासकों ने ही शुरुआत किया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना है। वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हाँ, वीडियो अगर आपको जरा सा भी अच्छा लग गया हो और आगे भी आप देखना चाहते हैं तो एक मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, मेरे चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आप लोग और समर्थ है तो ज्वाइन जरूर कीजिए, आर्थिक सहायता होगी ताकि मैं भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।